मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भू धसाव को लेकर की सेना और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद कराने का दिया आश्वासन। मंत्रियों के जोशीमठ में प्रवास को लेकर बीजेपी संगठन नाराज। सीएम धामी ने प्रभारी मंत्री को जोशीमठ प्रवास करने के दिए निर्देश। टिहरी में 12 साल बाद मंदिर से बाहर आई दूधियाड़ी देवी। 37 दिन तक पैदल सफर करने के बाद डोली पहुंची ब्रह्मापुरी गांव। भक्तों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। और प्रेमनगर पुलिस ने गुड़गांव से इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। पिछले 4 साल से चल रहा था फरार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों, प्रभावितों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शित वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी। प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अधिकतम जो हो सकता है वहां किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी में औली में गेम्स होने हैं। कुछ महीनों बाद चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। हमें यह भी देखना होगा कि जोशीमठ से बाहर कोई गलत संदेश न जाए ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो। इसका हम सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है। जोशीमठ के साथ, जोशीमठ वाले लोगों के साथ आपदा प्रभावित के साथ और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके हम उसका हर प्रकार से सहायता करेंगे। हमारा काम हम उसको करेंगे। अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपये की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही इसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है सहायता। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जोशीमठ के हालात को देखते हुए सरकार पूर्णतः सजग हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है। किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे थे, उसके बाद से ही लगातार चाहे प्रभावित परिवारों से मिलना हो या फिर उनके दुख दर्द में शामिल होना हो या उनको भरोसा दिलाना हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद सरकार की तरफ से पहुंचाई जाएगी। वहीं आज सुबह से ही लगातार मुख्यमंत्री ने कई दौर की जो बैठकें हैं वो की है, जिसमें महत्वपूर्ण जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें चाहे सेना के जवानों से बात कर, अधिकारियों से बैठक की हो या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की हो या फिर वहाँ पे रहने वाले जो तमाम व्यापारी हैं या फिर प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ मुलाकात की हो। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन सभी को दिया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद सरकार की तरफ से पहुंचाई जाएगी, जिसके लिए बाकायदा सरकार में जो धनराशि तय की गई है कि 1.5 लाख रुपए उन परिवारों को दिया जाएगा। अपने अंतरिम जो सहायता है वो कहीं ना कहीं उनको दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं वो अपना दोबारा से जीवन यापन शुरू कर सके। उसके लिए बाकायदा तमाम जो खाते हैं उनमें धनराशि के लिए बजट आवंटन कर दिया गया है। उनके खातों में जो है धनराशि पहुंचा दी जाएगी। दूसरी तरफ सरकार ने ये भी तय किया है कि आज एक बैठक जो की गई थी, जिसमें अंतरिम जो सहायता समिति का गठन भी सरकार ने किया था, जिसमें तय किया गया कि प्रभावितों को किस तरह का मुआवजा एक तरीके से दिया जा सकता है। कोशिश ये है कि मार्केट रेट पर अच्छे से अच्छे दामों में उनको जो है मुआवजा दिया जाए, जिसकी वजह से जो है उनको वो अपना और कहीं जीवन यापन कर सकें। उसके लिए तमाम जो कमेटी है उसके साथ चर्चा की गई है। उसको भी कहा गया है कि वो भी इस तरीके से तमाम मॉनिटरिंग करेगी किस तरह की सहायता दी जा सकती है। तो कोशिश सरकार की यही है कि प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा रहा जाए और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद सरकार की तरफ से दी जाए। वही कहीं ना कहीं आज देखने को भी मिला है और यही वजह है कि तमाम जो बैठकों में जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और ऐसे में जो भी हितधारक है उसके हित की रक्षा जो है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जाएगी।
आकाश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी कवायद है जोशीमठ को बचवाने की और लगातार प्रभावितों की मदद भी की जा रही है। लेकिन एक तरफ देखने में आ रहा है कि मुआवजे को लेकर लगातार प्रदर्शन कहीं कहीं देखे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज बैठक की है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि मुआवजा भी दिया जाएगा, तो क्या इस फैसले से अब प्रदर्शनों में कमी आएगी? देखिए बिल्कुल, जब कल मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे उन्होंने तभी बात का भी जिक्र किया था कि कई बातों में ये निकल कर आ रहा है कि कई लोगों का विरोध भी है कि मुआवजा क्या मिलेगा, किस तरीके के आधार होंगे, क्या कुछ होगा। तो सरकार ने इस तरह से स्पष्ट कर दी है कि जो मुआवजा है वो अंतरिम मुआवजा कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए हर किसी के खाते में डाला जाएगा। और ऐसे में ये कोशिश है कि उन्हीं लोगों में से, यानी कि एक कमेटी का जो गठन किया गया है जिसमें चाहे सांसद हो, स्थानीय विधायक हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि हो, प्रतिष्ठित लोग हों, उनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें ये तय करेंगे कि जो मार्केट रेट है उसमें अच्छे से अच्छे दामों पर जो है उनको मुआवजा दिया जा सके। तो कोशिश सरकार की सीधे तौर पर यही है कि हर किसी को मुआवजा बेहतर मिले, जो भी लोग हैं। और एक कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि सभी घरों को तोड़ा जाएगा। तो सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि किसी के घर को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जो 2 होटल जो काफी खतरे की जद में है, जिनकी दीवारें आपस में मिल चुकी है, उनको डिमोलाइज करने का जो काम है वो किया जाएगा। और यही वजह कि वहाँ के जो होटल के जो लोग थे उनका भी कहीं ना कुछ विरोध था, लेकिन सरकार ने तमाम जो चीजें हैं स्पष्ट की हैं, तमाम अपनी बातें कहीं ना कहीं सरकार ने आम लोगों को बताई कि इस तरीके से मुआवजा की राशि दी जाएगी, क्या कुछ सरकार का प्रावधान करने जा रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार प्रभावितों के साथ तो खड़ी हुई है, लगातार जो है बैठक में निर्णय लिए जा रहे हैं प्रभावितों के हित में, लेकिन कहीं ना कहीं जोशीमठ में जो स्थिति बनी हुई है उन स्थिति को कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि विभिन्न जो जांच की जा रही है उनमें सामने आ रहा है कि मानव के जो अधिकतर निर्माण किए गए हैं मकानों के, उनकी वजह से ये भूत धसाव हो रहा है। और कई रिपोर्टों में ये भी सामने आया है कि पेड़ पौधों के जो कटाव किए गए हैं उसके कारण इस तरह की जो स्थिति है वो जोशीमठ में देखने को मिली है। तो क्या सरकार का इस ओर भी ध्यान है? देखिए बिल्कुल सरकार का इस ओर भी ध्यान है, और ये वजह कि सरकार ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि जो भी निर्माण कार्य अब भविष्य में होंगे या फिर बाकायदा तमाम शहरों की मॉनिटरिंग भी सरकार करा रही है कि उनकी क्षमता किस तरीके से है और क्या कुछ उसका एक तरीके से निर्माण को लेकर हो या फिर उसकी कैपेसिटी क्या कुछ है, किस तरीके से वहाँ पर विकास हो सकता है। उन तमाम चीजों को लेकर के तमाम जो निगरानी है तमाम शहरों की भी कराई जा रही है। और ऐसे में कोशिश यही है कि उन निगरानी के तहत वहाँ पर निर्माण हो और तमाम देखरेख में इस तरीके से वहाँ पर कार्य किए जाए, विकास के कार्य हो या फिर अन्य कार्य हो, कि जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में सामने आए। बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अब प्रभावितों की मदद के लिए खड़ी है साथ में, और लगातार जो है कवायद है कि जोशीमठ को किस तरह से बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश। तो जिस तरह से देखा जा रहा है जोशीमठ की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं अब सजग हो चुकी है। तो देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में जेल रोड चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री आर्यभट्ट और हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह रोतेला ने किया। वहीं अब से जेल रोड चौराहों को विवेकानंद मार्ग के नाम से भी जाना जाएगा। यह एक इतिहास रचा है यहाँ पर। हल्द्वानी जो हमारा महानगर है, कुछ दिनों में तो ये पहचानने में नहीं आएगा, इतना सुंदर हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछली बार घोषणा की थी 2200 करोड़ रुपए, उसके स्वीकृति भी हुए, उसकी डीपीआर भी बन गई, फरवरी से काम प्रारंभ भी हो जाएगा। हर जगह जिसकी जो डिमांड थी, हर गली में, हर मोहल्ले में जो बड़े काम रुके हुए थे, वो जब बनेंगे, वो मूर्त रूप लेंगे तो पहचानना भी कठिन हो जाएगा। इतना अच्छा काम चल रहा है। आज जयंती के दिन, विवेकानंद जी की जयंती के दिन विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणाओं में रखा था। मुख्यमंत्री जी यहाँ स्वयं आने वाले थे, लेकिन जोशीमठ की घटना, वहाँ की त्रासदी आप सब समझ रहे हैं कैसी स्थिति में वहाँ की जनता परेशानी में है। 2 दिन पहले मैं ही वहाँ से लौटा हूँ। तो उत्तराखंड को यूं ही नहीं देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के कण कण में देवी देवता वास करते हैं। यहाँ की देव डोलियां अपने आप का अलग महत्व है। ऐसा ही एक उदाहरण टिहरी के पोनाड़ा गांव के मंदिर का है, जहां देवी अपने मंदिर और उसमें बनी गुफा में 12 साल तक तपस्या पूरी करने के बाद दिसंबर माह में भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकली है।
वहीं सैकड़ों गांव में करीब 37 दिन तक पैदल सफर करने के बाद देवी की डोली ब्रह्मपुरी गांव पहुंची, जहां दर्शन के लिए भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान भक्तों ने देवी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया। दुधियार देवी का पुराना इतिहास है। 12 साल में एक बार बाहर निकलती है और कम से कम 100 गांव भ्रमण करके हमारे गांव बागी पहुंची और बागी में भव्य स्वागत किया गया। इस देवी का जो है इतना महत्व है कि लोग देश विदेश कई क्षेत्रों से हमारे यहाँ कम से कम 500 लोग इकट्ठे हो रखे हैं इस स्वागत के लिए। और इसका इतिहास है कि आज तक गंगा में भी पैदल न जा करके गंगा स्वयं पार करती है, 3:30 स्नान करके माघ मेले में प्रवेश करती है। 12 साल में जो है देवी बाहर निकलता है, वहाँ से बाहर निकल जो है मंदिर से जो है वो पटा खुलता है, 12 साल में खुलता है। थोड़े नौगो में जो है मेला मार देते हैं जो है, तब वहाँ से जो है समापन अभी तो बहुत दिन है, समापन होने का बहुत दिन है। मंदिर में भागवत पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जयंती पर चंपावत जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर ललुआ पानी तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें कई बालक और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। मैराथन में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी को 2100 रुपए, दूसरे स्थान प्राप्त प्रतिभागी को 1500 और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी को 1000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। भाजपा के प्रदेश मंत्री गौरव लड़वाल ने बताया कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद में समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि युवा वर्ग नशे से दूर रह सके और खेलों के माध्यम से अपना कैरियर बना सके। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के पग चिन्हों पर चलने की शपथ भी ली। चंपावत इकाई द्वारा यंग इंडिया रन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे ऑर्गेनाइज करी गई है। इसमें टॉप 6 प्रतिभागी जो महिला और पुरुष वर्ग के होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार राशि 2100, 1500, 1000 और चौथे, पाँचवें, छठे स्थान पर आने वालों को 500 रुपये की धनराशि दी जाएगी। जो दौड़ है वो चंपावत जिला मुख्यालय से मेन मार्केट से लेकर लुलुआ पानी तक और वापस रखी गई है। मैदानी इलाकों में इन दिनों ठंड का भारी प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 तारीख के अनुमान से उत्तरकाशी में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। हल्द्वानी में विद्युत कटौती का मसला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में लोगों ने कालाढूंगी चौराहा स्थित सहायक अभियंता के दफ्तर में प्रदर्शन किया और वहीं उन्होंने जमकर नारेबाजी कर शहर में हो रहे अघोषित विद्युत कटौती को रोकने की मांग की। इस दौरान लोगों ने बताया कि बिजली कटौती की वजह से पेयजल की किल्लत हो रही है, लोगों के घरों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। वहीं कड़ाके की ठंड में बिजली न होने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर जो कुमाऊं मंडल का मुख्य द्वार है, इतनी लाइट की कटौती हल्द्वानी शहर में कभी नहीं हुई जितनी ये विगत 1 महीने से लगातार हो रही है। सम्मानित अधिकारियों को फ़ोन करो, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। आज जनता की आवाज़ को उठाने के लिए मैं इन लोगों के बीच आया हूँ। हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। बिजली की कटौती इस कदर की हो रही है कि लोगों के घरों में पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा हो रही है। लोग पानी के लिए दूर दराज से अपने घरों में पानी लेकर आ रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर आज हमने यहाँ पर एसडीओ महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और अगर लाइट व्यवस्था सुचारू नहीं की गई, अगर मुझे आमरण अनशन पे भी बैठना पड़ा, मैं आमरण अनशन पे भी बैठूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा। विगत 2 दिनों से जो पूर्व टेक्निकल फॉल्ट आया था, ट्रांसफार्मर में टेक्निकल फॉल्ट आया था, एक हमारी लाइन आती है उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया था, उसकी वजह से हमें जो है सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन हम लोग जो है पूरे प्रयास करके सप्लाई नॉर्मल कर दी है। कल से लगभग सप्लाई सब जगह नॉर्मल चल रही है। कई बार दिक्कतें होती है, हम लोग काम कर रहे हैं बिजी होते हैं, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। फ़ोन भाई काम में है, बिजी, फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर कोटद्वार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जांच कर रही एसआईटी की टीम ने आरोपियों के टेस्ट को लेकर अर्जी दायर की थी, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों में से एक आरोपी के नार्को को लेकर मंजूरी दे दी है। दरअसल 3 आरोपी से कोर्ट ने नार्को टेस्ट को लेकर सहमति मांगी थी, जिनमें से अंकित और सौरभ ने टेस्ट कराने से मना कर दिया था, तो वहीं पुलकित आर्य ने टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है, जिस वजह से कोटद्वार कोर्ट ने सिर्फ पुलकित आर्य के नार्को और पॉलिटेस्ट
टेस्ट कराने की मंजूरी दी है और अन्य 2 आरोपियों की सहमति न होने की वजह से उनका नार्को टेस्ट या पॉली टेस्ट नहीं किया जाएगा। भंडारी हत्याकांड में हमने जो माननीय न्यायालय से मांग करी थी कि पुलकित आर्य का और जो 2 और अक्यूज हैं उनका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, तो आज माननीय न्यायालय द्वारा जो मेन अक्यूज है, मेन अभियुक्त है पुलकित आर्य, उनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी है। और निश्चित रूप से जो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होगा मुख्य अभियुक्त का, तो सच्चाई सामने आएगी, कहाँ कौन वो वीवीआईपी था, कहाँ उनका फोन है, कैसे उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो निश्चित रूप से अंकिता के परिवार को इससे न्याय मिलेगा और सच्चाई सभी के सामने आएगी, उत्तराखंड की जनता के सामने आएगी, वीआईपी की सच्चाई सामने आएगी और अंकिता के परिवार को न्याय मिलेगा। उत्तराखंड में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसके चलते उधम सिंह नगर पुलिस ने पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एनएएनटीएफ की टीम ने किचवा से चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि चरस बेचने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर चेकिंग की गई थी, जिस दौरान पुलिस ने 1 किलो 17 ग्राम चरस बरामद की, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही सीओ ने बताया कि चरस को बेचने वाले की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। श्रीमान डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ काफ़ी दिनों से पुलभट्टा पुलिस अभियान चला रही थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह के निर्देश में कल पुरानी मंडी, जो रास्ता बरेली को जाता है, पुरानी मंडी वाला रास्ता था, वहाँ पे लवप्रीत सिंह को पकड़ा। लवप्रीत को पकड़ा, जिसके कब्जे से 1 किलो चरस बरामद हुई। इससे पूछताछ की गई तो यह बंडिया किच्छा से हरिशंकर लाला के वहाँ से लाता था। हरिशंकर लाला के बारे में जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस चरस बेचने में प्रकाश में आया था, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था। अब उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर पुलिस ने पिछले 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस वंचित अपराधियों और इनामी अभियुक्तों की धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। प्रेमनगर पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है उस पर 15,000 का इनाम था। आरोपी ने 2017 में बिकी हुई जमीन को फर्जी तरीके से किसी और को भी बेचा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। हमारा अभियान चल रहा है, जिसमें हम वांछित और इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चल रहा है। इसी क्रम में थाना प्रेमनगर से एक 15,000 का जो इनामी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी थाना प्रेमनगर की टीम द्वारा की गई है। इसमें जो ये अभियुक्त है, इसके द्वारा 2017 में एक ज़मीन जो है ऑलरेडी विकृत ज़मीन को दोबारा विक्रय करके धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तभी से लगातार हम इसकी अरेस्टिंग हेतु प्रयास कर रहे थे। सर, लगातार कई बार हमारी टीम द्वारा जो है इसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए। अब 5 साल बाद जो है हमारी टीम को जो है इसमें सफलता मिली है और इसकी अरेस्टिंग गुड़गांव से की गई। जसपुर की जनता इन दिनों विद्युत विभाग की ओर से काटी जा रही बिजली से परेशान है, तो वहीं जनता को कांग्रेस का समर्थन मिल गया, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक आदेश चौहान ने बताया कि इससे पहले भी अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण आज सांकेतिक धरना दिया गया और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आगे DGM ऑफिस पहुंचकर तालाबंदी की जाएगी। लगभग 10 दिन पहले हम यहाँ पहले आए थे, तो यहाँ SDO से निवेदन किया गया, MD से फ़ोन पर वार्ता हुई, DGM से वार्ता हुई कि भाई हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर फिर 1 सप्ताह बाद हमने जो हमारे DGM काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। प्रशासन के, सरकार के कान पे जूनी रही। तो हमने आज सांकेतिक ये किया है, अगर नई बात बनी तो मैं फिर DGM के यहाँ मुझे जाकर तालाबंदी करनी पड़ेगी।
हरिद्वार में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के जरिए वाहन चालकों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा, यातायात के नियमों का पालन केवल सप्ताह भर से नहीं होगा, बल्कि हमें पूरे वर्ष भर 365 दिन यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। विनय शंकर पांडे ने कहा कि दुर्घटना का कारण तेज गति से गाड़ी चलाना और नशा करना इसके प्रमुख कारण रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर निर्धारित गति पर ही वाहन चलाना चाहिए। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 11 तारीख से 18 तारीख तक के लिए, और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क पर जो लोग वाहन चला रहे हैं या सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताया जाए। साथ ही साथ ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसका अनुपालन किया जाए, शराब पीकर गाड़ी न चलाई जाए। इन सब चीज़ों का एक जागरूकता सप्ताह है ये पूरे 365 दिन लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि वो वाहन नियमों के अनुरूप चलाएं, निर्धारित गति सीमा में चलाएं, अपना जीवन भी सुरक्षित रखें और सड़क पर चलने वालों का भी जीवन सुरक्षित रखें। लोहाघाट में कड़ाके की ठंड के चलते आम जनों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। क्षेत्र में लंबे समय से बारिश न होने से ठंड बढ़ने के साथ भारी मात्रा में पाला पड़ रहा है, जिसके चलते लोग निमोनिया, सर्दी, जुकाम के शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से उपजिला चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ लग रही है। डॉक्टरों ने सभी अभिभावकों से बच्चों को ठंड से बचवाने की अपील की है। साथ ही बीमार होने की आशंका होने पर तुरंत बच्चों को अस्पताल लाने को कहा, ताकि समय से उन्हें उपचार किया जा सके। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोहाघाट में थोड़ी और ज्यादा ठंडी है, जिससे कि खांसी, जुकाम और गले के इन्फेक्शन के ढेर सारे मरीज आ रहे हैं हमारे पास। जिसमें लोगों को बचाव ये करना है कि बाहर जब भी निकलते हैं प्रयास करिए कि अर्ली मॉर्निंग या लेट शाम को बाहर न रहिए, रहते भी हैं तो कपड़े अच्छे से करके रखना है और ठंडे पानी से नहीं नहाना है, पीने में भी गुनगुने पानी का यूज करिए। अगर कोई तकलीफ आती भी है तो आप अपने से किसी भी प्रकार की दवाई न लें, प्रयास करें कि किसी भी अस्पताल में दिखा करके डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवाइयाँ लें। आजकल थोड़ा ठंड बढ़ने की वजह से बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण काफ़ी मिल रहे थे, और आजकल क्या हो रहा है उस वजह से बच्चे की सांसें भी तेज चल रही हैं। तो इसके बचाव के लिए घर में क्या कर सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहना के रखें। जहाँ पे भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चे की अगर सांसें आपको लगता है तेज चल रही हैं, तो तुरंत बिना देरी के उसे अस्पताल में लेके आएँ। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां एक बार फिर उत्तराखंड मित्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस को पहली बार 100 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख से अधिक आंकी गई है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि जिससे हीरोइन बरामद किया है वहां नाबालिग है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो मध्य प्रदेश से देहरादून में हीरोइन सप्लाई करने जाता था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वहां देहरादून में किसको हीरोइन सप्लाई करने जाता था। तो लगातार जो है नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान देखा जाता है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।